प्रिय विद्यार्थियों, मैं हनुमान प्रसाद शर्मा आज आपको शेखर जी जोशी द्वारा रचित जो उनकी कहानी है गलता लोहा, उसका सार पढ़ाने जा रहा हूँ। शेखर जोशी नई कहानी के एक सशक्त हस्ताक्षर हैं, एक सशक्त कहानीकार हैं। उनकी कहानियों में आधुनिक जीवन के यथार्थ का मार्मिक चित्रण देखने को मिलता है। उनके द्वारा रचित जो ये कहानी है गलता लोहा, इसमें उन्होंने जातीय अभिमान के पिघलने और उसे रचनात्मक कार्य में ढलते दिखाया गया है। तो आइए बच्चों, आज हम इस पाठ का सार पढ़ते हैं। मोहन के पिता वंशीधर ने जीवन भर पुरोहिती की और अब वृद्धावस्था में उनसे कठिन श्रम व व्रत उपवास नहीं होते थे। उन्हें चंद्रदत्त के यहाँ रुद्रीपाठ बच्चों कहते हैं, शंकर की आराधना का एक प्रकार होता है। उनकी जो पूजा आराधना की जाती है उसको रुद्रीपाठ बोलते हैं। तो वहाँ उनको रुद्रीपाठ करने जाना था, परंतु अपने शरीर की कमजोरी के चलते वे स्वयं को पाठ करने में असमर्थ पाते हैं। मोहन उनका आशय समझ जाता है, लेकिन पिता के अनुष्ठान का व्यवसाय कर पाने में वह अभी निपुण नहीं है, अभी वह कुशल नहीं है। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला जाता है। तभी उसे अपने दोस्त धनराम की याद आ जाती है और वह धनराम लोहार की दुकान पर हंसुआ बच्चों एक तरह का घास काटने का औजार होता है, उसे हंसुआ कहा जाता है। तो उस हंसुए की धार लगवाने के लिए वहाँ पहुँच जाता है, जिसके ऑफर होता है। लोहार की जो दुकान होती है, लोहार का जो कार्यस्थल होता है, उसे ऑफर बोलते हैं। तो जिसके ऑफर से आती धप धप की आवाज़ों को वह दूर से पहचान लिया करता था। धनराम अपने बाएं हाथ से धोंकनी और दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट पुलट कर देख रहा था और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनस्तर के ऊपर बैठा हुआ, जो खाली पीपा होता है जिसको कनस्तर कहते हैं, उसके ऊपर बैठा हुआ उसकी कारीगरी को पारखी निगाहों से देख रहा था। आगे कहानी बढ़ती देखो। धनराम मोहन दोनों ही सहपाठी थे, दोनों बचपन की यादों में खो जाते हैं। मोहन द्वारा धनराम से मास्टर त्रिलोक सिंह के बारे में पूछने पर वह उसे बताता है कि वे पिछले साल ही गुजर गए, कि उनका देहांत पिछले साल ही हो गया। धनराम बोला, माँ साहब भी क्या आदमी थे लला। दोनों हंस हंस कर उनकी बातें करने लगते हैं। उनका कड़क आवाज़ में विद्यालय में खेलते हुए बच्चों से प्रार्थना करने व मोहन के विषय में पूछना, अक्सर ये बातें चलती रहती थी। मोहन पढ़ाई व गायन में निपुण था। वह मास्टर जी का चहेता था और पूरे स्कूल का मॉनिटर था। वहीं प्रतिदिन विद्यालय में हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए गाकर प्रार्थना करवाता था। वो ये कार्य करता था क्योंकि मास्टर साहब उसको बहुत ही अधिक चाहते थे। आगे देखें। अन्य बच्चों द्वारा मास्टर जी के प्रश्नों के जवाब न देने पर वह उनके प्रश्नों के जवाब देता, इसलिए मास्टर साहब ने उसे कमज़ोर बच्चों को दंड देने का अधिकार भी दे रखा था। धनराम ने भी मोहन से मास्टर के आदेश पर डंडे खाए थे। धनराम इसके बावजूद मोहन के प्रति स्नेह व आदर भाव रखता था, क्योंकि जातिगत आधार की हीनता उसके मन में बचपन में ही बैठा दी गई थी। उसने मोहन को कभी अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं समझा। मास्टर त्रिलोक सिंह सदैव यह कहा करते थे कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का नाम रोशन करेगा। अब आगे देखें। धनराम गांव के खेतीहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह तीसरे दर्जा कहते हैं, जो कक्षा जो क्लास होती है उसको दर्जा बोलते थे पुराने समय में, तो तीसरे दर्जे तक ही पढ़ पाया था। मास्टर जी कभी ही उस पर विशेष ध्यान दिया करते थे। एक दिन मास्टर जी ने उसे 13 का पहाड़ा सुनाने के लिए कहा, लेकिन पहाड़ा याद न होने के कारण मास्टर जी ने उसको पीटना शुरू कर दिया। इसी दौरान डंडी टूट गई
मास्टर जी का नियम था कि सजा पाने वाले को अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था। धनराम डर या मंद बुद्धि होने के कारण तेरह का पहाड़ा कभी नहीं सुना पाया, जिस कारण मास्टर जी ने उस पर कटाक्ष करते, उस पर व्यंग्य करते हुए कहा, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। इतना कहकर उन्होंने थैले से 5-6 दरातियाँ निकालकर धनराम को धार लगाने के लिए पकड़ा दी। हालांकि धनराम के पिता ने उसे हथौड़े से लेकर घन चलाने तक की, घन होता है जो बड़ा हथौड़ा होता है, जो वजनदार होता है उसे घन बोलते हैं, तो घन चलाने तक की विद्या सिखा दी थी। विद्या सिखाने के दौरान मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बेत चुनने की छूट देते थे। जो डंडा होता है, जो संटी होती है, उसे चुनने की छूट देते थे, परंतु गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे, जिसके पश्चात धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली और पास पड़ोस के गांव वालों को याद नहीं रहा कि वे कब गंगाराम के ऑफर को धनराम का ऑफर कहने लगे थे। आगे मोहन के बारे में देखें। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन छात्रवृत्ति प्राप्त कर लेता है, जिससे वंशीधर तिवारी उसे बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगते हैं। पैतृक पुरोहिताई के धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था, क्योंकि इस काम से वह अपने परिवार का पेट तक न भर पाते थे। मोहन पढ़ लिख कर वंश का जो दारिद्र्य है, वंश की जो गरीबी है, उसको मिटा देगा, यही उनकी मनोकामना थी। मोहन की आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था, जिसे पार करने में 2 मील की चढ़ाई के अतिरिक्त बरसात के मौसम में नदी के जल स्तर की वृद्धि भी एक बड़ी समस्या थी। वंशीधर रोजाना शाम को थके हुए मोहन को प्रोत्साहित करने के लिए पुराणों में निहित विद्या वयसनी अर्थात विद्या प्राप्त करने की जो ललक होती है, उन बालकों की कथा सुनाते। वर्षा ऋतु में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए वंशीधर अपने एक यजमान होता है, उनसे कथा कराने वाले, जो कथा करवाते हैं उसको यजमान बोलते हैं, के घर में मोहन के यहाँ रहने का प्रबंध कर देते हैं। उस घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन भी खा पी कर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी का जल स्तर घटने पर गांव लौट आता था। एक दिन नदी में पानी कम था और मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था। तभी पहाड़ी से दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। किसी तरह वह घर पहुंचा। इस घटना के बाद वंशीधर घबरा गए और वे अपने बेटे मोहन के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। बताता है लेखक कि बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आता है। वंशीधर बातों बातों में रमेश से मोहन की पढ़ाई के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त करते हैं। रमेश उनसे मोहन को अपने साथ लखनऊ ले जाने के लिए कहता है। वंशीधर को ऐसा लगा कि उन्हें रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए हों। मोहन जब लखनऊ पहुंचा तो वहां उसकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू होता है। घर की महिलाओं के अतिरिक्त वह आस पड़ोस की महिलाओं के लिए भी कामकाज में हाथ बटाने का साधन बन जाता है। रमेश बड़ा बाबू था। वह मोहन को घरेलू नौकर से अधिक महत्व नहीं देता था, बल्कि उन्हें घरेलू नौकर ही समझता था, घरेलू नौकर से अधिक कुछ हैसियत नहीं देता था। मोहन रमेश की मानसिकता को भली भांति समझता है। अंततः वह काफ़ी टाल मटोल के बाद उसका एक साधारण से स्कूल में एडमिशन दाखिला करवा देता है। शहर में काम के बोझ व नए वातावरण से सामंजस्य कहते हैं तालमेल को स्थापित न करने के कारण मोहन स्कूल में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाता। गर्मियों की छुट्टियों में भी वह तभी घर आ पाता था, तभी घर आ पाता था जब रमेश या उसके घर का कोई आदमी गांव जा रहा होता, अन्यथा उसे अगली कक्षा की तैयारी के नाम पर शहर में ही रोक लिया जाता। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था। वह घर वालों को असलियत बताकर दुखी नहीं करना चाहता था। 8वीं कक्षा पास करने के बाद उसे आगे पढ़ाने के लिए रमेश का परिवार उत्सुक नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि बस ये आगे नहीं पढ़े, यहीं तक ही पढ़ाई करे। वह उसे बेरोजगारी का तर्क देकर तकनीकी स्कूल में दाखिला करवा देता है। वह पहले की तरह घर व स्कूल के काम में
व्यस्त रहता। 1.5-2 वर्ष के बाद वह अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कारखानों के चक्कर काटने लगता है। इधर वंशीधर को अपने बेटे के बड़े अफसर बनने की उम्मीद थी, परंतु वास्तविकता का पता चलने पर उन्हें अत्यंत दुख होता है। जब धनराम मोहन के बारे में उनसे पूछता है तो वह उससे झूठ बोलते हैं कि मोहन सेक्रेटरीट, जिसको सचिवालय बोलते हैं, में नियुक्त हो गया है। यह सुनकर धनराम उनसे यही कहता है कि मोहन लाला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे, कुशाग्र बुद्धि वाले थे, बड़े ही होशियार थे। आगे कहानी बढ़ती है। धनराम व मोहन बचपन के विभिन्न प्रसंगों पर बातें करते हैं। धनराम हंसुए पर धार लगाने के पश्चात कहता है कि यदि पंडित जी किसी के हाथों हंसुए को भिजवा देते तो वह तभी ठीक कर देता। मोहन बिना कुछ कहे वहीं बैठा रहता है। गांव में सामान्य तौर पर ब्राह्मण टोले के लोग शिल्पकार, जो लुहार होते हैं, तो शिल्पकार टोले में नहीं बैठते थे। यदि कोई आवश्यक, कोई ज़रूरी काम आ जाता था तो ब्राह्मण टोले के लोग शिल्पकार टोले जाते और खड़े खड़े ही अपना काम पूरा करवा के घर लौट आते थे। ब्राह्मण टोले के लोगों को शिल्पकार टोलों के लोगों द्वारा बैठने के लिए कहना भी अपराध माना जाता था। यदि कोई शिल्पकार है, कोई लोहार जाति का कोई दुकानदार है, कोई लोहार जाति का कोई लड़का है, यदि वो उन्हें अपनी दुकान पर बैठने के लिए कहे या अपने कार्यस्थल पर बैठने के लिए कहे तो एक तरह से वो अपराध माना जाता था। धनराम मोहन के इस व्यवहार से आश्चर्यचकित तो होता है, किंतु बिना कुछ कहे अपने कार्य में तल्लीन रहता है। अब कहानी अंत की ओर बढ़ रही है, सुने। धनराम अपनी दुकान पर लोहे की मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर गोल बना रहा था, किंतु छड़ निहाई पर ठीक प्रकार से न फंसने के कारण ढंग से मुड़ नहीं पा रही थी। मोहन कुछ देर तो उसे देखता रहा और फिर वह स्वयं दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर करके धनराम के हाथों से हथौड़ा ले लेता है और नपी तुली चोटों से छड़ को पीटते पीटते गोले का, बिल्कुल ठीक गोले का रूप दे डालता है। मोहन के काम व स्फूर्ति को देखकर धनराम आश्चर्यचकित हो जाता है। वह पुरोहित खानदान के युवक द्वारा लोहार का काम करने पर आश्चर्यचकित था कि कमाल है, ये पंडित जाति का जो लड़का है किस तरह से लोहार का काम जानता है। उसके इस कार्य पर वो बड़ा अचंभित था। धनराम के संकोच व धर्म संकट से उदासीन मोहन लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई की जांच करता है। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी, जिसमें न स्पर्धा थी और न ही किसी प्रकार की हार जीत का कोई भाव था। तो बच्चों, इस तरह से ये कहानी का सार मैंने पढ़ाया। अब आप इस की जो पाठ्य पुस्तक है, इस सार के माध्यम से उस पाठ्य पुस्तक में जो पठित पाठ है, जो पाठ दिया गया है, उसको अच्छी तरह से पढ़ना। धन्यवाद।